नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तीसरे दिन भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसी बीच प्रशासन ने बुजुर्गों और दिव्यांगों से 2 हफ्ते बाद राम मंदिर आने का कार्यक्रम बनाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि राम मंदिर के अंदर और बाहर भीड़ लगातार मौजूद है। मंगलवार को करीब 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए उमड़ती भीड़ के चलते राम पथ पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता अभिनव आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभिनव, जिस तरह से राम पथ पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया है, आवागमन को बंद किया गया है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दो प्रियंका कि मैं इस समय राम पथ पर ही ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूँ। साफ तौर पे आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि जो अयोध्या में जो एक राम भक्तों का जो एक आस्था का जो बड़ा सैलाब था वो अब उमड़ चुका है, अयोध्या में पहुंच चुका है। और चूंकि 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भगवान राम को विराजमान भी किए, एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम भी रहा। साथ ही साथ आपको ये बता दो कि इतने बड़े इवेंट के बाद जब लोगों की निगाहें बिल्कुल प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक कार्यक्रम पर थी, लोग भी इस बड़े पल का साक्षी बनना चाह रहे थे। क्योंकि बिल्कुल लगभग 8,000 लोगों को निमंत्रण दिया गया था। लगभग उसके बाद ही लगभग 23 तारीख से जो ये हुजूम था बिल्कुल अयोध्या पहुंच चुका है। भगवान राम के दर्शन पूजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभिनव, तो जिस तरह से गाड़ियों के आवागमन को रोका गया है, आगे को लेकर कब तक ये जानकारी है, कब तक आवागमन पर रोक लगेगी? क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कितने दिनों तक के लिए फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल बता दूं कि जो यहाँ पर क्राउड मूवमेंट का मामला था, जो मैनेजमेंट को लेके क्राउड मैनेजमेंट को बिल्कुल फिसड्डे दिखाई पड़ रहे थे जिला प्रशासन। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि औचक निरीक्षण सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परसों ही किया था। बड़ी बात थी कि जब छोटे से राज्य अयोध्या में लगभग 15 से 20 लाख राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। ऐसे में अयोध्या का जो वातावरण है बिल्कुल प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि जय श्री राम के उद्घोष के साथ जो अयोध्या का वातावरण है गुंजायमान है। और साथ ही साथ आपको ये बता दो कि जो आम भक्तों के लिए जो दर्शन पहले के था, अब कहीं ना कहीं ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आपको बता दो कि सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनवरत राम भक्तों को बाकायदा दर्शन कराया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दो कि ग्राउंड जीरो पर जो बड़े अधिकारी हैं मौजूद हैं, रामलला परिसर में ही मौजूद है। और बात करें हम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की, तो स्वयं मौजूद है। चाहे वो गृह सचिव संजय प्रसाद हो, वो स्वयं जो राम मंदिर का मंदिर परिसर है उसमें मौजूद है। और कहीं ना कहीं मानव श्रृंखला के तहत ही लोगों को बाकायदा राम जन्मभूमि पहुंचाया जा रहा है, दर्शन पूजन कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो मानव श्रृंखला के साथ ही पहुंचाया जा रहा है। राम वन गमन पथ पर कहीं ना कहीं आवागमन रोकने के अलावा और कौन कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार भीड़ रुक रही है, प्रधानमंत्री के साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी तमाम लोगों से अपील की है। कैबिनेट को वहां पहुंचने से रोका गया है, दिव्यांगजनों से बाद में आने की अपील की गई है। कहां कहां पर परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल बता दूं कि चाहे वो अयोध्या को हाई सिक्योरिटी जोन में किया गया है। और बता दूं कि लगभग 8,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं केवल अयोध्या की हिफाजत के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि लगभग 8 मजिस्ट्रेट जो जैसे रामपथ हुआ, धर्मपथ हुआ, साथ ही साथ भक्ति पर, जन्मभूमि पर, ऐसे 8 बैरिकेडिंग पॉइंट पर जो पॉइंट है, विशेष पॉइंट है, उस पर लगभग 8 मजिस्ट्रेटों को बाकायदा खड़ा कराया गया है। क्योंकि उनकी मौजूदगी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड मूवमेंट होगा जिसको संभाल पाना जिला प्रशासन के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। और आपको ये भी बता दूं कि बाकायदा जो ग्राउंड जीरो पर बड़े अधिकारी हैं स्वयं मौजूद हैं। और चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उच्चाधिकारी जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े अधिकारी हैं, सभी ने आम जनमानस से जो अपील भी किया है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, साथ ही साथ जो दिव्यांग हैं, वो अभी राम मंदिर के दर्शन के लिए आए, थोड़े दिन बाद ही आए। जी बिल्कुल अभिनव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की सियासत में फिर गहमा गहमी, नीतीश लालू के बीच बढ़ रही हैं दूरियां। नीतीश पर रोहिणी आचार्य के पोस्ट से मची खलबली। रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए साधा निशाना। इस वक्त की अहम जानकारी बिहार से सामने आ रही है। बिहार की सियासत में फिर से गहमा गहमी का माहौल। नीतीश लालू के बीच बढ़ रही हैं दूरियां। रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए साधा निशाना।
बिहार की सियासत में फिर गहमागहमी। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही खोट। नीतीश लालू के बीच बढ़ रही हैं दूरियां। नीतीश पर रोहिणी आचार्य के पोस्ट से मची खलबली। रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए नीतीश पर साधा निशाना। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट साझा की। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। जी शैलेंद्र, जिस तरह से बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं, एक तरफ नीतीश का बयान तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का पोस्ट, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? जी निश्चित ही आपको बता दूं, बिहार की राजनीति में आज कुछ दिनों से पूरे भूचाल आ चुका है और लगातार नीतीश कुमार के जो उनके सत्ता से पलटने की जो छवि है उसको लेके नेता प्रतिपक्ष या नेता हैं या जो सत्ता में बैठे हैं वो या विपक्ष है, सभी लोग सवाल कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। लगातार कुछ दिन पहले कल भी जो विपक्ष के द्वारा एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मंडल और कमंडल की राजनीति कर रही है। एक तरफ जहां 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, तो वहां पे कमंडल की राजनीति की गई। तो उसके दूसरे दिन ही 23 तारीख को उनको जो कर्पूरी ठाकुर है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनके जो भारत रत्न से पुरस्कृत करने का घोषणा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है जो 2024 का चुनाव है उसको हाथ से निकलना नहीं देना चाहती है और मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति कर रही है। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की जो रवैया है आजकल कुछ महागठबंधन के पक्ष में नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया जिसमें कि जो कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न देने के पुरस्कार की जो बात कही गई उसमें नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए देखे गए। साथ ही साथ ये पहले उनका एक पोस्ट आया जिसमें भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए देखे गए, फिर उसके बाद से उस पोस्ट को डिलीट किया गया। उसके बाद से दूसरा पोस्ट किया गया जिस पोस्ट में उन्होंने सीधा नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए देखे गए। दूसरी तरफ उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पे जो पटना से उन्होंने जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उस समय उन्होंने एक बात बोला। उन्होंने ये बोले, बिना नाम लिए उन्होंने सीधे आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने बात किया और उन्होंने बताया ये बात कि हम परिवारवाद के संबंध नहीं रखते हैं, परिवारवाद से हमको कोई संबंध नहीं है। इसीलिए जिस तरह कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद में नहीं थे, उन परिवार से उनको कोई मतलब, राजनीति में कोई फायदा उनको नहीं मिला, उसी तरह हम भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कोई तो कर्पूरी ठाकुर और मेरा जो चरित्र है काम करने का राजनीतिक चरित्र वो एक समान उन्होंने उनके कहने के अनुसार झलकाया गया। तो वहीं सीधा जो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के जो परिवार है उनके ऊपर निशाना साधते हुए उनको नजर आया गया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी जो उनके कहने का तरीका था, जो बात था, उससे ये साफ साफ ये बात झलक रहा था कि कहीं ना कहीं जो आदमी कुछ दिन पहले तक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आते थे, उनके द्वारा ये सब बात नहीं कहा गया और सीधा सीधा उनके परिवारवाद और धन्यवाद जो दिया गया, इससे कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में लग रहा है। और ये समय आने पर ये पता चलेगा कि आखिर बिहार की राजनीति किस करवट लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ बिहार की जो राजनीति है उसमें ठीक नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो एक तरफ जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू के बीच में तल्खी और दूरियां नजर आ रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह से नीतीश कुमार पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों की यदि बात करें तो उनको भी बुलाया गया है पटना में बैठक के लिए। क्या इन तमाम घटनाक्रमों को जोड़कर देखा जा सकता है? जी निश्चित ही इस घटनाक्रम से कहीं ना कहीं ये कहना मुश्किल है कि जिस तरह से उनको जिस तरह सत्ता से पलटी मारने का जो उनका पुराना जो रवैया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे राजनीतिक दलों के द्वारा कहा जाता है। तो उस स्थिति में ऐसा छवि भी देखा गया है आने वाले कितने दिनों में कि कई बार सरकार को कभी महागठबंधन में तो कभी भारतीय जनता पार्टी में उनका आना और जाना लगा रहा है, केवल सरकार के कुर्सी के लिए या जो भी उनको पर्सनल फायदा हो, ये तो कहना नामुमकिन है। लेकिन कुछ न कहीं जो महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है उसमें कहीं सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, क्योंकि उधर बंगाल में मायावती सरकार है, जो ममता बनर्जी है, उनके द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम पूरे बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो उधर जो पंजाब है वहां पर भी हम जो सरकार है उसके द्वारा भी ये कहा गया है कि हम भी वहां पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इस
इसमें तो कहीं इंडिया गठबंधन या जो महागठबंधन कहा जाए इसमें नजर नहीं आ रहा है। हर पार्टी जब अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं इसमें एक होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर सभी लोग एक साथ रहते तो हर पार्टी हर जगह अगर चुनाव लड़ती तो सब ये पता चलता कि जी बिल्कुल शैलेंद्र, शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचे। पीएम ने इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले मंच पर स्थानीय नेताओं ने उन्हें भगवान राम की मूर्ति भेंट की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का स्वागत किया। ये हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह जी और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है, लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सच्चे सामाजिक न्याय का, उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है और जिसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों का हित हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज सरकार हर किसान परिवार के इर्द गिर्द एक पूरा सुरक्षा कवच बना रही है। किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे, इसके लिए बीते वर्षों में हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दुनिया में आज यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपए तक की मिल रही है, भारत के किसानों को 300 रुपए से भी कम में मिल रही है। किसानों के लिए जितना हमारी सरकार ने काम किया है, उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। बीते 10 वर्षों में जन कल्याण की हर योजना का सीधा लाभ हमारे छोटे किसानों को मिला है। करोड़ों पक्के घर बने हैं, तो इनके बहुत बड़े लाभार्थी छोटे किसान और खेत मजदूर है। गांवों के करोड़ों घरों में पहली बार टॉयलेट बने हैं। पहली बार गांव के करोड़ों घरों में नल से जल पहुंचा है। इसका लाभ सबसे अधिक
किसान परिवारों की मेरी माताओं बहनों को ही तो मिला है। पहली बार किसानों और खेत मजदूरों को भी पेंशन की सुविधा मिली है। पीएम फसल बीमा योजना से किसानों को मुश्किल समय में मदद मिली है। फसल खराब होने पर किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी के बुलंदशहर में पीएम मोदी की रैली हो रही है। इस मौके पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में जुटना है। यूपी सीएम ने बुलंदशहर में और क्या कहा, सुनिए। आज देश के अंदर विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य है। ये जो कुछ भी हो पा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनके आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व एक नए भारत के निर्माण की दिशा में जिस यशस्वी नेतृत्व के रूप में आज हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है, एक नए भारत का दर्शन न केवल 140 करोड़ भारतवासी कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भी इस अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक अवसर से आज देख करके अचंभित है और भारत की ओर आकर्षित हो रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास प्रधानमंत्री के रूप में और अपने यशस्वी नेता के रूप में मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेतृत्व हम सबके साथ में है और उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व हमको प्राप्त हो रहा है। 3 दिन पहले अयोध्या का अद्भुत, अलौकिक और विस्मरणीय कार्यक्रम पूरे भारतवासियों ने, पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन साथ साथ इस अद्भुत और विस्मरणीय कार्यक्रम के उपरांत अयोध्या के बाद बुलंदशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों को आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उपहार स्वरूप आज पौष पूर्णिमा भी है। 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का सौगात भी उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। सोचता था उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, कोई सोचता था, पहले तो मीटर गेज को ब्रॉड गेज करने में ही दिक्कतें होती थी, पैसा ही नहीं मिलता था। आज चौथी रेलवे लाइन भी, उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर के एक सेक्शन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है और भी तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, वह गरीबों के लिए जुड़ी हुई आवासीय योजनाएं भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई 4 लेन 6 लेन की सड़कों का भी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।